हेलो गाइस, वेलकम टू इन द सेशन ऑफ कोर जावा ट्यूटोरियल। तो गाइस, हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को कवर किया हुआ है। लास्ट वीडियो हमने कवर करी थी थ्रो एंड थ्रोस के बारे में, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कस्टम एक्सेप्शन के बारे में। गाइस, ये सीरीज थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज मैं न्यू अपडेट से भी वीडियो बनाऊंगी, जैसे आफ्टर जावा 7, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा 7 के बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या क्या चेंजेस आए थे, वो टॉपिक्स भी मैं कवर करूंगी। तो प्लीज़ इस सीरीज को ज़रूर वॉच करना आप। दैट वुड बी ऑसम फॉर यू, अगर आप किसी जावा के इंटरव्यू में बैठ रहे हो या फिर आगे अगर आप कोडिंग में जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो चलिए शुरू करते हैं कस्टम एक्सेप्शन इन जावा। तो गाइस, कस्टम एक्सेप्शन समझने से पहले हम एक बारी ओल्ड चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारी ऑब्जेक्ट क्लास होती है, जिसकी सब क्लास होती है हमारी थ्रोएबल क्लास, और हमारी थ्रोएबल क्लास की दो सब क्लासेस होती हैं। एक होती है हमारी एक्सेप्शन क्लास और एक होती है हमारी एरर क्लास। ठीक है, एक्सेप्शन एरर। और प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि हमारी एक्सेप्शन क्लास के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा चेक्ड एक्सेप्शन, एक होता है हमारा चेक्ड एक्सेप्शन, और दूसरा होता है हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, अनचेक्ड एक्सेप्शन। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। अब गाइस, हमने ये भी डिस्कस किया था कि चेक्ड एक्सेप्शन, जैसे कि हमारा हो गया फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये सारे एक्सेप्शन हमारी चेक्ड एक्सेप्शन होती है, जिसको हमारा कंपाइलर हमें हैंडल करने के लिए फोर्स करता है। लेकिन अगर हम अनचेक्ड एक्सेप्शन की बात करें तो हमारा कंपाइलर हमें फोर्स नहीं करता है कि हम अनचेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करें। और गाइस, हमने ये भी पढ़ा था कि चेक्ड एक्सेप्शन को हम दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा ट्राई कैच और एक होता है हमारा थ्रोस। ठीक है, तो गाइस, हमारा कंपाइलर फोर्स करेगा कि भाई तुम अपने चेक्ड एक्सेप्शन को या तो ट्राई कैच से हैंडल करो या तो थ्रोस से हैंडल करो। लेकिन अगर हम अनचेक्ड एक्सेप्शन की बात करें तो ये एक्सेप्शन जो होती है रन टाइम पे पता चलती है, और रन टाइम पे पता चलती है, और अगर आपने हैंडल नहीं किया होता है तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर हैंडल करता है। कंपाइलर डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को एक्सेप्शन को ऑब्जेक्ट बना के पास कर देता है, और फिर हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर उसे हैंडल करता है। ठीक है, तो अब तक गाइस हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अब कस्टम एक्सेप्शन क्या होता है, व्हाट इज कस्टम एक्सेप्शन? तो गाइस, कस्टम से ही पता चल रहा है, कस्टम और यूजर डिफाइंड, मतलब वो एक्सेप्शंस जो हम बनाते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि वो एक्सेप्शन हम बनाते हैं और उसमें एक्सेप्शन थ्रोएबल क्लास का कोई रोल नहीं होता? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी एक्सेप्शन क्लास आप खुद क्रिएट करोगे वो एक डिराइव्ड क्लास होगी, एक्सेप्शन क्लास की ही, या आप कह लो थ्रोएबल क्लास की ही। डिराइव्ड क्लास का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई कस्टम एक्सेप्शन बना रहे हो तो आप उसको एक्सटेंड कराओगे एक्सेप्शन क्लास से। ठीक है, थ्रोएबल से भी करा सकते हो। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है? तो सपोज अगर मैंने एक क्लास ए नाम की कस्टम एक्सेप्शन बनाई है, तो मैं यहाँ पर जब तक एक्सटेंड्स एक्सेप्शन नहीं लिखूंगी तब तक हमारा कंपाइलर इसको एक्सेप्शन क्लास मानेगा ही नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब गाइस, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपना कस्टम एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन टाइप का बना रहे हो तो आपको उसे एक्सटेंड कराना पड़ेगा एक्सेप्शन क्लास से। लेकिन अगर आप अपना कस्टम एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन टाइप का बना रहे हो तो आपको उसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा रन टाइम एक्सेप्शन क्लास से, रन टाइम एक्सेप्शन से। ठीक है, क्योंकि रन टाइम एक्सेप्शन जो होती है वो एक अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है, और अगर आप अपना कस्टम एक्सेप्शन एक अनचेक्ड एक्सेप्शन टाइप का बनाना चाहते हो तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको रन टाइम एक्सेप्शन को ही एक्सटेंड कराना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब गाइज, हम एक प्रोग्राम करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टम एक्सेप्शन, जिसमें कि हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि हम बेसिकली करने क्या वाले हैं अपने कस्टम एक्सेप्शन के प्रोग्राम में। तो कस्टम एक्सेप्शन के प्रोग्राम में हम एक वोटिंग बूथ बनाएंगे, जिसमें हम यूज़र से उसका इनपुट लेंगे। क्या इनपुट लेंगे? हमारा इनपुट होगा गाइस एज। हमारी इनपुट वैल्यू होगी हमारी एज। एज आपको पता है इंटीजर टाइप की होती है, और इस इनपुट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो कस्टमर या फिर वो यूज़र हमारा वोट देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो आपको भी पता है कि अगर उस यूज़र की एज या फिर उस कस्टमर की एज 18 से कम हुई तो वो वोट नहीं दे पाएगा, लेस देन 18। लेकिन अगर उसकी एज 18 से ज़्यादा हुई तो वो वोट दे सकता है, और अगर उसकी एज 18 भी हुई तो भी वो वोट दे सकता है।
मतलब अगर 18 से ज़्यादा हुई या फिर इक्वल टू 18 हुई तो वो वोट दे सकता है, लेकिन अगर वो लेस देन 18 हुई तो वो नॉट एलिजिबल फॉर वोट है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब इसमें कस्टम एक्सेप्शन क्या होगा, तो हम यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन का यूज़ ऐसे करेंगे कि जब हमारी यूज़र की एज लेस देन 18 है तो हम अपना एक कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कराएंगे, जिससे कि यूज़र को क्लियरली समझ में आ जाए कि वो क्यों नहीं वोट दे पा रहा है। ठीक है, अब आपको भी पता है कि जावा के पास ऐसा कोई एक्सेप्शन एग्जिस्ट नहीं करता है जिससे वो यूज़र को ये बता पाए कि तुम वोट नहीं दे पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी एज लेस देन 18 है। तो इसलिए हम यूज़र की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपना एक कस्टम एक्सेप्शन डिज़ाइन करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लेट्स जंप टू एक्लिप्स डायरेक्टली। लास्ट वीडियो में हमने थ्रो एंड थ्रोस पढ़ा था, जिसको अगर आपने नहीं देखा तो आप दोबारा से देख सकते हो। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कस्टम एक्सेप्शन। यहाँ पे मैंने एक पैकेज बना रखा है कस्टम एक्सेप्शन नाम का, जिसके अंदर मैं एक क्लास बनाऊंगी वोटिंग बूथ नाम की। वोटिंग बूथ नाम की हमने क्लास बना दी। और गाइस हमारा मेन मेथड इसी क्लास में रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और अपनी क्लास बना ली है। दूसरी क्लास गाइस मैं बनाऊंगी अपनी कस्टम एक्सेप्शन की। तो कस्टम एक्सेप्शन का नाम हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, और इसको हमने फिनिश कर दिया है। अब आपको पता है कि ये अब तक कस्टम एक्सेप्शन नहीं है। इसको कस्टम एक्सेप्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कराएंगे, इसको एक्सटेंड्स कराएंगे एक्सेप्शन। ठीक है, तो मतलब ये नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग अब सब क्लास हो गई है हमारी एक्सेप्शन क्लास की। ठीक है, तो अब कंपाइलर को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि अच्छा ठीक है ये कस्टम एक्सेप्शन है। अब हम चलते हैं अपने वोटिंग बूथ को। तो हम वोटिंग बूथ को बहुत ही फ्रेंडली बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हम यूज़र को वेलकम करेंगे अपने वोटिंग बूथ पे। तो मैंने लिख दिया वेलकम टू आवर वोटिंग बूथ। और गाइस यहाँ पे ऑप्शन है कि आप दो कांग्रेस या फिर बीजेपी किसी को भी वोट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं यू कैन वोट फॉर कांग्रेस और बीजेपी। ठीक है, अब गाइस हमें यहाँ पे यूज़र से उसकी एज पूछनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यूज़र को ये चीज़ बताएंगे कि अपनी एज एंटर करो। तो प्लीज़ एंटर योर एज लिखेंगे। और आपको पता है गाइस, अभी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं कवर की है, बट मैं क्विकली यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, मतलब हम सिस्टम से इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, जो कि आप मत करना, सिस्टम डॉट इन लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपाइलर को बहुत दिक्कत हो रही है, वो ये कह रहा है कि आपने बिना इंपोर्ट कराए स्कैनर को कैसे यूज़ कर लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे स्कैनर को इंपोर्ट करा लिया। अब आपको पता है कि एज हमारी इंटीजर वैल्यू होगी, तो मैं SC डॉट, जैसे ही गाइज मैं SC डॉट करूँगी, यहाँ पे जितने भी फंक्शंस अवेलेबल हैं हमारे स्कैनर क्लास के अंदर वो यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएंगे। तो आपको पता है कि मुझे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जिस्ट करता है हमारा एक स्कैनर क्लास के अंदर फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, अपने एक इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं हम यूज़र से। अगर आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है, सपोज स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे SC डॉट नेक्स्ट। तो आप देखोगे नेक्स्ट से यहाँ पे आप कोई भी चीज़ गाइस हमें काफ़ी डिटेल्ड वे में ऑलरेडी हमारे पास रिटर्न होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे फाइंड एंड रिटर्न द नेक्स्ट कंप्लीट टोकन फ्रॉम दिस स्कैनर। तो आपको किसी भी फंक्शन की अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो आप जस्ट उस पर क्लिक करो और आपको वो चीज़ शो कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इंट के हेल्प से आप कोई आप यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट ले सकते हो, लेकिन अभी हमें सिर्फ एज का ही काम है तो हम सिर्फ एज लेंगे। तो गाइस मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट कर लेने के लिए स्कैनर क्लास का यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, स्कैनर इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पे एक इनपुट वैल्यू ले ली है। अब मैं यहाँ पे एक बार कस्टमर या फिर यूज़र को ये भी बता देती हूँ कि उसकी एज क्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे योर एज इज़, यहाँ पे एज को हम प्रिंट करा लेंगे। उसके बाद गाइज अब यहाँ पे हम अपना यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लगाते हैं। तो इफ़ एज इज़ लेस देन 18, अगर हमारे यूज़र की एज 18 से लेस होगी या फिर हमारे वोटर की एज 18 से लेस होगी, तो मैं एक एक्सेप्शन थ्रो कराऊंगी, थ्रो न्यू नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग एक्सेप्शन। ठीक है,
यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। एल्स, एल्स में हम क्या लिख सकते हैं गाइस? एल्स में हम डायरेक्टली प्रिंट करा देंगे कि अगर भैया तुम्हारी एज 18 से ऊपर है तो तुम वोट दे सकते हो, तो यू कैन वोट। ठीक है, यू कैन वोट। अब यहाँ पे फिर से कंपाइलर को प्रॉब्लम हो रही है, कह रहा है कि यार एक तो तुमने अपने कस्टम एक्सेप्शन को एक्सटेंड कराया हुआ है एक्सेप्शन क्लास से, तो ये हो गई चेक्ड एक्सेप्शन, और तुम चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि कंपाइलर हमेशा चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए फोर्स करता है हमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन लिख देती गाइस, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया रन टाइम एक्सेप्शन, और मैं इसको सेव कर देती हूँ, शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रन टाइम एक्सेप्शन और मैं इसको सेव कर देती हूँ, तो आप देखोगे कि अब कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो कह रहा है ठीक है कोई बात नहीं, अब इसको पता ही नहीं चल रहा, अब ये रन टाइम एक्सेप्शन है तो कंपाइलर हमें फोर्स नहीं कर रहा कि इसको तुम हैंडल करो। ठीक है, तो इसको हम वापस से एक्सेप्शन करते हैं, सेव करते हैं और अपने वोटिंग बूथ पे जाते हैं, और यहाँ पे हम इसको अब हैंडल करेंगे। तो आप दो तरीके से हैंडल कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो हम इसको हैंडल करेंगे ट्राई कैच से। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने अपना स्टेटमेंट लिख लिया, और यहाँ पे हम गाइस कैच करेंगे। तो आपको भी पता है कैच हम करेंगे नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग एक्सेप्शन को, यहाँ पे हमने पेस्ट करा, और ठीक है, और इसमें हम लिख देंगे, आप लिख सकते हो ई डॉट, सॉरी इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। गाइस मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रिंट स्टैक ट्रेस की हेल्प से जो तीन चीज़ें प्रिंट होती हैं, एक तो हमारे क्लास का नाम जो एक्सेप्शन आ रही है, जहाँ से एक्सेप्शन आ रही है, जिस तरह की एक्सेप्शन आ रही है सॉरी, और उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद हमारी ट्रेस की कहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है, कौन सी लाइन में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिमिलरली ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस का यूज़ किया है और हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, अब गाइस आप एक और चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर एज अ डेवलपर मैं कुछ मैसेज देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी एक कंस्ट्रक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग का कंस्ट्रक्टर। गाइस आपको अगर नहीं पता है कि हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी मैसेज डाल देती हूँ, योर एज इज बिलो 18 हेंस यू कैन नॉट वोट। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। तो यहाँ पे एज अ डेवलपर मैंने यहाँ पे एक अपना कस्टम मैसेज डाल दिया है जो कि यूज़र को डिस्प्ले करेगा जब उसकी एज लेस देन 18 होगी। ठीक है, तो मैं इसको रन कराती हूँ, और आप देखोगे कि सबसे पहले तो ये मेरे से इनपुट लेगा, प्लीज़ एंटर योर एज, तो यहाँ पे एज पूछ रहा है। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे 12 डालती हूँ अपनी एज, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो रहा है योर एज इज़ 12। और अब गाइज आप देख रहे होगे प्रिंट स्टैक ट्रेस की वजह से यहाँ पे हमारा क्लास नेम आ रहा है नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, फिर हमारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है योर एज इज़ बिलो 18 हेंस यू कैन नॉट वोट, जो हमने यहाँ पे डाल रखा हुआ है, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो पास की हुई है, और फिर हमारा लास्ट में लाइन नंबर आ जाती है कि कहाँ पे एरर आ रही है एक्चुअली। ठीक है, अब गाइस सपोज ये मैंने ऐप क्रिएट करके किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन को दिया है, बट उसको मेरा कस्टम मैसेज अच्छा नहीं लग रहा, वो कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखना मुझे, तो हम एक और डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। सॉरी, अब गाइस यहाँ पे क्या हो रही है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रही है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अगर आपको नहीं पता है तो मैंने कंस्ट्रक्टर पे भी एक वीडियो कवर कर रखी है, आप उसको देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब अगर आपने दो सेम नाम के कंस्ट्रक्टर बना रखे हैं और पैरामीटर्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर में डिफरेंस ला देती हूँ, मतलब एक कंस्ट्रक्टर में मैं स्ट्रिंग मैसेज करके कुछ पास कर देती हूँ, तो अब हमारी एरर चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिस भी पर्सन को हम अपना ऐप बना के दे रहे हैं, वो यहाँ पे कुछ भी अपना मैसेज, अगर वो चाहता है वो मेरे मैसेज से खुश नहीं है, एज अ डेवलपर जो मैंने मैसेज लिखा है, तो वो अपना मैसेज यहाँ पे कुछ भी डाल सकता है। जैसे अगर वो लिखना चाहता है, वो सिंपली लिखना चाहता है यू कांट वोट। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे आप देखोगे नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग में पैरामीटर चला गया है, तो अब ये जो कॉल करेगा वो इस वाले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होगी जहाँ पे हमारा मैसेज पास होगा। अब गाइस आप यहाँ पे सोच रहे हो कि सुपर कीवर्ड है, ठीक है, तो आप गाइस कंट्रोल को प्रेस करके यहाँ पे ओपन डिक्लेरेशन देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि हम एक्सेप्शन क्लास में जा रहे हैं। अब एक्सेप्शन क्लास का भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, डिफॉल्ट नहीं सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो वो होता है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता गाइस। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम एक्सेप्शन क्लास में है और यहाँ पर एक पैरामीटर है। ठीक है,
फिर से आप देखोगे यहाँ पर सुपर की कॉलिंग हो रही है, हमने ओपन कर लिया। आपको पता है एक्सेप्शन की सुपर क्लास क्या होती है? थ्रोएबल होती है। हम थ्रोएबल में आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा फिल इन स्टैक ट्रेस होता है, कॉल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा डिटेल्ड मैसेज, जो हमने मैसेज दे रखा है वो डिटेल मैसेज में चला जाता है। आप देखोगे यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, द लिंक मेथड इज यूज टू इनिशियलाइज द स्टैक ट्रेस। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे लिख रहा है कि जो यहाँ पे फिल इन स्टैक ट्रेस मेथड है वो हमारा इनिशियलाइज करता है स्टैक ट्रेस डेटा इन अ न्यूली क्रिएटेड थ्रोएबल, और ये जो हमारा मैसेज है वो गेट मैसेज के थ्रू कॉल होता है फर्दर, ठीक है। अगर आपको गेट मैसेज देखना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल F कर सकते हो और यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। अब देखोगे यहाँ पे गेट मैसेज नाम का भी मेथड होगा जिसमें हमारा डिटेल मैसेज रिटर्न हो रहा होगा जो आपने मैसेज पास कराया। तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है गाइस कि यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हो। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब गाइस हम ये भी कर सकते हैं कि इसको हम एक्सेप्शन ना करने के बजाय रन टाइम एक्सेप्शन कर देते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्राई कैच ब्लॉक अगर हम हटा भी दें, ठीक है, अगर हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हमने कैच को भी हटा दिया, तो देखोगे कि हमारा कंपाइलर हमें फोर्स नहीं करेगा, वो हमें ये नहीं बोलेगा कि तुम इसको हैंडल ही करो, ठीक है, क्योंकि हमने रन टाइम एक्सेप्शन बना दिया, अपने कस्टम एक्सेप्शन को हमने एक रन टाइम एक्सेप्शन बना दी है। अब गाइज हम इसको रन करा देते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। तो आप देखोगे कि हमारा आउटपुट आ रहा है प्लीज एंटर योर एज, और मैंने अपनी एज एंटर कराई है तो हमें हमारा स्टैक ट्रेस आ रहा है, हमारा यू कैन नॉट वोट, जो कि मैंने जिसको भी ऐप अपना हैंड ओवर किया है उसने जो मैसेज डाल रखा है वो मैसेज आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे नॉट एलिजिबल, आपको पता है न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग जो हमारी कस्टम एक्सेप्शन क्लास है उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं जो कि स्ट्रिंग है, जिसकी हेल्प से ये वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होगी और हमारी इंटरनली स्टैक ट्रेस यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो आई होप अब गाइज आपको कस्टम एक्सेप्शन का वीडियो काफ़ी अच्छे से क्लियर, कस्टम एक्सेप्शन का टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी इशू हो रहा है, अगर आपको कोई भी लाइन समझ नहीं आई या फिर कुछ कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दे सकते हो, गुड और बैड, एनी फीडबैक वुड बी वेलकम। और मैं नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक पेस्ट करती हूँ जिस पे क्लिक करके आप इस वीडियो से रिलेटेड सारे नोट्स को की कॉपी ले सकते हो और इंटरव्यू क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी विजिट कर सकते हो। तो इंटरव्यू क्वेश्चन गाइस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आप कवर कर रहे हो और उस पर आपने अगर 10 क्वेश्चन भी लगा लिए तो वो टॉपिक आपको कभी नहीं भूल सकता है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। तो प्लीज डू नॉट forget to like, subscribe and comment on this channel. So thank you so much for watching this video.